नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मैंने कल इंट्रोड्यूस किया था, बताया था कि मैं अपने इस मैथिलिक स्नेही चैनल पर बाबा नागार्जुन आंचलिक रचनाकार बाबा नागार्जुन के आंचलिक उपन्यास बलचनमा को एपिसोड वाइज मैं आप लोगों के समक्ष रखना शुरू किया हूँ। तो कल मैंने पहली एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आज इसका दूसरी एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। तो मैं इस एपिसोड के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड को फुर्सत में सुने और स्किप करके नहीं सुने, संपूर्ण सुने, क्योंकि ये आंचलिक उपन्यास बहुत ही कालजयी उपन्यास है और सुनने के बाद आप लोगों को पता लगेगा कि बाबा का रचना क्या है, रचना संसार क्या है। बाबा का रचना संसार बहुत विस्तृत है और भी बहुत सारी रचनाएँ हमारे पास है बाबा का। तो मैं अभी कुछ रतिनाथ की चाची का भी मैं कुछ हिस्सा मैं रखा हूँ अपने इस चैनल पर। तो ये बलचनमा का आज मैं दूसरा एपिसोड आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। भैंस चराना मुझे खूब पसंद था, बलचनमा का स्टेटमेंट है। भैंस चराना मुझे खूब पसंद था। गांव के बाहर मेरी ही उम्र के जब और चरवाहे इकट्ठे होते तो हम अपना दुख भूल कर खेलते। कभी कौड़ी उछालते, कभी बकरी की सूखी मिगनियों से सतघारा खेलते, कभी कंकरों से कौआ ठुठी, मुगल पठान या बाग गोटी का खेल चलता। हमारी भैंसें दूब भरे मैदान पर या चारागाह में चरती होती और हम अपने मालिकों की बुरी भली कहते सुनते और खेला करते। बड़े मालिक का चरवाहा बूढ़ा था, सबूरी मंडल ठिकने कद का बूढ़ा धानुक, कान दोनों बुच्च थे, कपार छोटा, आंखें चमकदार मगर धसी हुई, बाल सन जैसे सफ़ेद। अपने पशु की सेवा वो बड़ी लगन से करता। हमें अपने बीते दिनों की कहानियाँ सुनाते कभी नहीं थकता था सबूरी मंडल। खेल में मशगूल पाकर बहुधा हमको वो फटकारता भी था। और जो भी हो, सबूरी काका की दो बातें मैं कभी नहीं भूल पाया। एक तो यह कि अपनी भैंस को वो शायद ही कभी पीटता था, और दूसरी बात यह कि सगी संतान की तरह भैंस की सेवा करता था। उसकी भैंस की आंखों में कभी किसी ने कचरा नहीं देखा। हर तीसरे दिन वह उसे तालाब में ले जाकर नहलाता। मुलायम दूबों की नूरी से भैंस की पीठ, पेट, पुट्ठे, जांघ, गर्दन, माथ और पैर को भली भांति से रगड़ता। इस तरह अपनी भैंस की वह साफ सुथरा भैंस को रखता। हम तो खैर थोड़ी सी उम्र के थे। जिनकी उम्र बड़ी थी, उन चरवाहों में भी अपनी भैंसों को ऐसी ही सेवा पार नहीं लगती थी, कोई नहीं कर पाता था सबूरी मंडल की तरह। एक दिन मैं दोपहर के वक्त बड़े मालिक के बथान पर गया। उनके 16 बैल थे और 4 भैंसें थी। चरवाहे 3 थे। सबूरी के जिम्मे 2 भैंसें थी। वहीं अलग एक झोपड़ी में रहते थे। जिस समय मैं उनके पास गया, वह हुक्का गुरगुरा रहे थे, नारियल की पेंदी वाला। इसी तरह का हुक्का मेरा भी बाप पीता था। मैं जाकर उसके पास बैठ गया। आंखें उठाकर अपने नज़दीक बैठने को उन्होंने इशारा किया। थोड़ी देर बाद बड़े प्रेम से उन्होंने पूछा, तुम्हारी भैंस का यह 7वां महीना चल रहा है ना? हाँ, मैंने कहा। बाबा, यह तुम कैसे जान गए? इस पर पतली मूँछों वाले उनके होंठ खिल उठे। सच, जोर से ठहाका लगाते हुए उन्हें कभी नहीं देखा। बहुत हुआ तो खिलखिला पड़े, और जब बिना दांत के उनके लाल मसूड़े बड़े ही सुंदर लगते। हुक्के को खूंटे से टिकाकर और चिलम को उल्टाकर मंडल ने कहा, जिंदगी भर तो भैंस ही चराई है बलचनमा। मैं जब ननिहाल से भागकर यहाँ आया तो 22 साल का था। तेरा बाप लालचंद तेरी ही उम्र का रहा होगा। लक्षण से मालूम होता है कि तेरी भैंस के पेट में 7 महीने की पाड़ी है। यह सुनकर मैं दंग रह गया। वह उठकर भैंस के पास जा बैठे। थनों के ऊपर वाली और नसों को सहलाते हुए काका बोले,
खाली वक्त में इधर उधर भटकना ठीक नहीं। चरवाहे को चाहिए कि अपने पशु के रोएं रोएं को गौर से देखे। लापरवाही से कई तरह के कीड़े पड़ जाते हैं। अठौरी, किलनी, जू, चिल्लर, कभी कभी कुकुर माछी भी इन्हें तंग करती है। इन बातों का ख्याल चरवाहा नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। इसके अलावे उनके रहने की जगह को साफ और सूखा रखना बहुत ज़रूरी होता है। भैंस को जहाँ रखते हैं उसको साफ और सूखा रखना चाहिए। आजकल के चरवाहे हराम के खाते हैं, तभी तो उनका जानवर कलपता रहता है। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि सबूरी काका भैंस की सेवा करने में बड़ी ही होशियार है। उसके पास घड़ी आध घड़ी रोज़ जाकर बैठूं तो बहुत सी बातें तो यूं ही समझ में आ जाएगी। और तब से जब कभी मुझे मौका मिलता तभी जाकर सबूरी मंडल के पास जा बैठता। हम एक बिरादरी के नहीं थे। वह थे धानुक, मैं ठारा ग्वाला। वह थे सबूरी मंडल, मैं था बालचंद राउत। फिर भी दादा परदादा की तरह वह मुझे प्यार करते। कहीं कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ मिल जाती तो उसमें से थोड़ा कुछ मेरे लिए संजो कर रखते। मुझसे और तो कुछ नहीं होता, मगर रात को कभी कभी जाकर पैर दबा देता था सबूरी मंडल का। मालिक की नौकरी ऐसी थी कि छुट्टी का नाम नहीं। तब भी छठे छमाहे पर वह जरूर जाते। वह जरूर जाते। 2-4 दिन रहकर वह विदा होते तो स्टेशन तक सामान मुझे ही पहुंचाना पड़ता। चमड़े का छोटा सा सूटकेस, होल्डर में बंधा हुआ बिस्तरा, वह दोनों सिर पर और हाथ में टिफिन का डिब्बा। रामपुर से मधुबनी 2.5 कोस पक्का पड़ता था। उठते बैठते किसी तरह मैं पहुंचता। गर्दन टूट जाती, पसीने से सारी देह तरबतर हो जाती, सूख जाती। और इतने में भी मालिक को गाड़ी के प्लेटफार्म पर छोड़कर खिसकने लगती तो 2 पैसा मेरी ओर फेंक कर कहते, ले बलचनमा, मुढ़ी और चना खरीद लेना। भागते भागते घंटे भर में घर पहुंच जाएगा। मन करता कि उन पैसों को वहीं प्लेटफार्म पर ही छोड़कर चल दूं। आखिर मैं वह पैसा उठा लेता। पैसे के चने और पैसे की बीड़ी किसी तरह घर पहुंचता। पैसे के चने और पैसे की ही बीड़ी किसी तरह वो घर पहुंचता और माँ के पास धम से जा गिरता। माँ मेरे बाप की ब्याही औरत नहीं थी। पहले ब्याह की औरत जब मर गई तो बाप कुछ रोज कलकत्ता रह आया था। बाद में जिस विधवा से संबंध हुआ वही मेरी माँ थी। दादी को भैंस चराने का मेरा यह काम पसंद नहीं था। बहन थी छोटी, उनकी राय का कोई सवाल ही नहीं था। हमारे पास कुल 7 कट्ठा ज़मीन थी। मजले मालिक 100 कसाई में 1 कसाई थे। बाबू के मारने पर 12 रुपये उन्होंने माँ को कर्ज दिए थे। बदले में सादे कागज पर अंगूठे का निशान लगा लिया था। सूद देते देते हम थक चुके थे। मूर ज्यों का त्यों पड़ा था। छोटी मलकाएं दुअन्नी के हिसाब से साल भर दरमाहा 1.5 रुपया देती थी और उतने से क्या होता है। जाड़े की एक रात हमारे लिए परले का डुगडुगी बजाती जाड़े की एक रात हमारे लिए परले की डुगडुगी बजाती जाती थी। गर्मी के दिन जैसे तैसे कट जाते, लेकिन जाड़ा से निपटना बड़ा ही मुश्किल था। गुदरी केथरी भी ओढ़ने को अगर काफ़ी ना हो तो पूस माघ की ठंडी रात यमराज की बहन साबित होती है। जलावन के लिए लकड़ी भला हम कहाँ से लाए। हाँ, दादी ने 2 बकरियां पाल रखी थी। उनकी सूखी मिगनियाँ ताप कर हम रात काटते। मालिकों के पास न लकड़ी की कमी न घास फूस की। गोरहा भी उन्हीं के पास होता जिनके पास मालजाल हो। मालजाल के नाम पर हमारे यहाँ 2 बकरियां थी। आम, लताम, जामुन, कटहर, बेर, कुसियार, ककड़ी, तरबूजा और खरबूजा हमारा पेट भरने में इससे काफ़ी मदद मिलती। दादी अंधेरे में निकल जाती और मालिक के बाग से आम ले जाती। गन्ना और दूसरे मौसमी फलों का यही हाल था। छोटी चीज़ें चुराने में मेरी दादी कमाल करती थी। वह कभी नहीं पकड़ी गई। माँ से यह काम कभी नहीं होता था। गांव से बाहर जाने के दिनों में गरीबी का हाल बहुत ट्रेजेडी है इस बलचनमा उपन्यास में। गांव से बाहर जाने के दिनों में हर साल मालिकों का कोल्हू
चलता रहता था। उनके यहाँ गन्ने की खेती कम नहीं होती थी। मैं अपने छोटी बहन को लेकर रात को कोलवाड़ी में ही बिताया करता। गन्ना खा खा कर पेट भर लेता और भट्ठी की आँच में गरमा कर सो जाता। 1.5-2 महीने हर साल जाड़ों में हम ऐसा ही करते। मजले मालिक की निगाह हमारे उन थोड़े से खेतों पर थी जिसमें मरुआ उपजाकर 3-4 महीने का खर्च हम निकालते थे। उन्होंने सोचा, लौंडा अभी छोटा है, जमाने का रंग ढंग अच्छा नहीं, कमाने लायक होने पर कटिहार या कलकत्ता कहीं न कहीं जरूर भाग जाएगा बलचनवा, फिर कोई इसका क्या कर लेगा। अभी तो खैर इस औरतिया का अंगूठा निशान अपने कब्जे में है। सोच समझकर एक दिन मजले मालिक ने हम तीनों को बुलाया। वहाँ गांव के बूढ़े पंडित भी बैठे थे। आधा पीतल और आधा लोहे के बना सरौता मालिक के हाथ में था। वह सुपारी कतर रहे थे। कुछ बारीक कतरा पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बलचनमा, जब तक जिया जी जान से मेरी सेवा उसने की। ललचनमा जब तक जिया तब तक जी जान से मेरी सेवा उसने की। और इनको तो देखिए। पंडित जी सुपारी फाँक लिया। फिर टूटे डंठल वाले चश्मे को नाक पर से हटाकर कपार पर चढ़ाया। मेरी ओर तनिक देर गौर से ताकते रहे, तब जाकर बोला, जसोधर बाबू, छोकरे के रुआ रुआ में नमक हरामी टपकती है। देखो ना कैसे मुलुर मुलुर ताकता है। मुलुर मुलुर, यही सब आंचलिक उपन्यास की विशेषता है, यही भाषा है। इस पर मतलब आधा मैथिली, और मैथिली भी ऐसी कि मतलब ठेठ मैथिली जिसे आप कहते हो। मुलुर मुलुर कैसे ताकता है। इस पर मजले मालिक ने कहा, हाँ गुरु, बड़ा ही पाजी है ये छौड़ा, कभी पकड़ में नहीं आता। पहुना आए थे, उनका नौकर बीमार पड़ गया। मैंने इस ससुर को कहला भेजा तो आकर मेहमान की मालिश कर जाए। साला आया ही नहीं। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी ओर से दादी बोली। उसने कहा कि कल का बच्चा है बाबू, दिन भर का थका मांदा चूर चूर रात को बेसुध होकर सो जाता है, क्या करेगा। चुप रह कुतिया, मालिक गुर्राए। पंडित जी ने सिर हिलाया और गुनगुना उठे, राण एवं पवित्रंग हूँ, रारंग एरंग पवित्रंग, रारंग एरंग तखन पवित्रम, ये बोले मालिक। यह सामंती व्यवस्था ऐसी थी। अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन मजले मालिक को अपना मतलब गांठना था। अपने बोली में मिठास घोलकर मेरी माँ को उन्होंने कहना शुरू किया, बलचनमा की माँ, तुम्हें तो याद होगा, बेर बखत में हम कभी पीछे नहीं रहे। 2 की ज़रूरत पड़ी तुम्हें 4 दिए, 5 की ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें 10 दिए। जैसे अपने परिवार के प्राणी है, तुम लोगों को हमने वैसा ही समझा। हाँ, काम काज की भीड़ रहती है, ख्याल नहीं रहता, कभी तुम्हारे बात पर ध्यान नहीं जाता। मानता हूँ, मगर मैं तो और बहिंगा, आखिर बाप बेटे ही तो होते हैं। दूसरा काम नहीं आता। काम करने वाले को कभी कमी नहीं है हमारे यहाँ। इतना कहकर मालिक ने पलकों से इशारा करके मुझे अपने नज़दीक बुला लिया। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे दिन बलचनवा की माँ अब लौटने ही वाले हैं। बड़ा कमासूत निकलेगा तो बेटा, अपने बाप का नाम उजागर करेगा। भगवान करेंगे तुम्हारे सारे कष्ट मनोरथ पूरे होंगे, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे होंगे। बाकी थोड़ा दिन और धीरज से काम लो। माँ की समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कुछ कहने का आखिर मतलब क्या है। भीतर ही भीतर काँप उठी। दादी चुपचाप बैठी थी। पंडित जी तम्बाकू चुना रहे थे। मैं खमेली के सहारे वहीं मालिक के नज़दीक खड़ा था। पंडित जी बोले, ओ भैया, महतो को प्रसन्न रखता है, इसके लिए स्वर्ग से अमृत की धार बहती है। अरे जसोधर बाबू, मिट्टी का ठारा शरीर गिरता है तो खाक हो जाता है। समझदार वह है जो इस चोले को पाकर कुछ न कुछ कर जाता है। मान लीजिए कि आपको आज बित्ता जमीन की ज़रूरत है, तो बलचनमा और उसकी माँ इतनी ज़मीन आपको दे देती है, तो होता क्या है इससे। हम सभी ने भक्कू की भांति पंडित की ओर देखा। मालिक की नज़र उन्हीं पर थी। वह सुरती खा चुके थे। लड़खड़ाती जीभ से एक एक शब्द डबल जोर से देते हुए उन्होंने कहा, होता ही क्या है। इस पर मालिक चुप नहीं रहा। वह बोले, अरे होता क्या, आपस की बात है। एक का भात दूसरे की दाल, एक की रोटी दूसरे की भाजी। हम मतलब यह कि किसी तरह काम चलना चाहिए।
तब मालिक ने एक बार माँ की ओर देखा, एक बार दादी की ओर देखा। हमारे चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। सूखे कोहरों के लिए क्या बसंत क्या सर्दी। हमारे अंदर का अंदाज़ा पा चुकने पर मजले मालिक ने कहा, कल बुधवार है, परसों बृहस्पतिवार, बलचरमा की माँ, ज़रा खजौली चलना होगा। तुम्हारे घर से पश्चिम हमारा ही भिट्ठा खेत पड़ता है, उसमें केरमी आम की कलम लगाना चाहता हूँ, इसमें केरवी आम की कलम लगाना चाहता हूँ। तुम्हारी कुछ ज़मीन वहीं पड़ती है, वह अगर दे दे तो बिल्कुल चौकोर हो जाएगा और मेरा कलम बढ़िया बन जाएगा। माँ कुछ नहीं बोली, दादी भी चुप थी। मैं कुछ ज़्यादा समझ ही नहीं सकता था। सुरती थूक कर बूढ़े पंडित ने अपनी बड़ी बड़ी आँखों से को नचाया, फिर मेरी ओर मुड़कर बोला, क्या होता है इसमें? कभी 4 सेर मरुआ, कभी शेर भर सुथनी, कभी पावर अलवा। मैंने तो तुम्हारे उसर टुकड़ी में दूब उगते नहीं देखा। अब दादी से नहीं रहा गया, लपक कर उसने मालिक के दोनों पैर पकड़ लिए। भर्राई आवाज़ में कहने लगी, नहीं सरकार, ललुआ की कमाई का निशान है वह खेत, उसे ना छीने, क्या कमी है आपको? मालिक ने हट करते हुए अपने पैरों से हटा दिया। कुछ देर तक दूर कर वह हमारी ओर देखते रहे, फिर बोले, 2 कट्ठा के बदले 4 कट्ठा देने को तैयार हूँ। धनहर खेत तुमसे सपरेगा? इस पर मेरी माँ ने मुँह से बोला, मालिक, वह ज़मीन घर के लगीच पड़ती है, मकई और मरुआ जो चाहे छीट दे, वो कुछ न कुछ हो ही जाता है। निगाह के सामने रहने से अगोरने में भी का भी इंतज़ाम अलग से नहीं करना पड़ता है। और मालिक का धान का खेत गांव के बाहर ज़रा दूर पड़ता है। बलचनमा अभी बच्चा है, कौन संभालेगा? तो श्रोताओं, आज इसका दूसरा एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह करता हूं कि इन एपिसोड को फुर्सत में सुने और अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। दूसरी बात, हमारे श्रोता गांव में रहते हों या प्रदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में, जहां कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर बरसता रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।